अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अपने तमाम तर बयानियों में नाकामी का बोझ लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल रावलपिंडी में जलसा करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती, जल्द इलेक्शन कराने में नाकामी समेत तमाम मुतालिबात रद्द होने के बाद इमरान खान का कल जलसा किस लिए है, इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। इमरान खान अपनी अना की तस्कीन के लिए जलसा या धरना करने जा रहे हैं या अपने वोटर्स सपोर्टर्स को एंगेज रखने का ये एक बहाना है, वो तो कल ही मालूम होगा। कल ही ये आया होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या है। इंतजामिया ने यूं तो तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के इंटरसेक्शन की पहली इजाजत दी, लेकिन बाद में इसे भी रहमानाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ को ये इजाजत भी 56 के करीब शराइत के साथ दी गई है। इस हवाले से जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम रावलपिंडी खेलने के लिए पहुंच रही है। चेयरमैन पीटीआई और इंतजामिया सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि रियासत मुखालिफ नारों की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के जारी करदा ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसे की इंतजामिया होगी, जबकि ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। तमाम सिक्योरिटी इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ये जलसा करने पर बज़िद है। आज इसी सिक्योरिटी थ्रेट्स और इमरान खान के रवैये के हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि पीटीआई के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है। खान को मशवरा है कि कल का जलसा मुलतवी कर दें। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा है कि अगर वो कबल वक्त इंतखाबात चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें। एस्टैब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की तारीख नहीं लेकर देगी। इमरान खान इलेक्शन की तारीख के हवाले से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मिलना चाहे या फिर मौलाना फजल रहमान से मिलना चाहे तो वो इनकार नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब क्या मशवरा देते हैं खान साहब को, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 20 नवंबर का जो अमल है, इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लक हुकूमत को आगाह किया है। कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फ़ायदा उठा सकते। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। अगर आपकी इस ब्लैक मेलिंग में किसी ने आना होता तो फिर शायद आपको तारीख ले देते। दूसरी जानिब तमाम तर खतरात और एडवाइजरीज को नजरअंदाज करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसा करने पर बज़िद है। उन्होंने लाहौर से रावलपिंडी पहुंचने के लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर रखी हैं। इमरान खान ने कल एक वीडियो पैगाम के जरिए भी अपने कारकुनान को रावलपिंडी जलसे में शिरकत की दावत दी। उस पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की शुरुआत से ये ख्याल किया जा रहा था कि ये मार्च सिर्फ और सिर्फ एक अहम तैनाती के लिए है, लेकिन अब वो तैनाती भी हो चुकी है, जिसके बाद इस लॉन्ग मार्च का बज़ाहिर कोई मकसद दिखाई नहीं देता है। इमरान खान जब से इक़्तिदार से बाहर निकले हैं, उन्होंने जितने भी मुतालबे किए उन्हें उन पर पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस दौरान उन्होंने जितने भी बयानिए बनाए उनसे भी यू टर्न लेना पड़ा, जिसके बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि शिकस्त इमरान खान का मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने इक़्तिदार के खात्मे को बैरूनी साजिश से ताबीर किया और अवाम को बताया कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के जरिए बनाई गई। लेकिन अब वो अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साइफर का मामला बहुत पीछे रह गया, के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह हैं। इमरान खान इक़्तिदार के खात्मे के फौरी बाद क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं, किस तरह यू टर्न लिए हुए हैं। इमरान खान ने उन्हें हटाए जाने में जहां अमरीकी किरदार की बात की, वहीं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार देते हुए अंदरूनी मुदाखलत की बात की। लेकिन अब वो इस बयान से पीछे हट चुके हैं। वो अब ये मान रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ना उनकी हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा किया, लेकिन वो साथ ही ये गिला भी कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को उनकी हुकूमत गिराए जाने से रोकने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर इस 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। तारीख में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ एस्टैब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं पता था? साइफर और एस्टैब्लिशमेंट के मामले पर इमरान खान साहब कैसे यू टर्न ले चुके हैं वो आपके सामने रखा है। आर्मी चीफ की तैनाती से कबल वो समझते थे कि मौजूदा हुकूमत करप्ट है
और चोर डाकुओं को आर्मी चीफ लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इस बयान और मुतालबे से भी अब पीछे हट गए, जिसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत जिसे चाहे आर्मी चीफ लगाना चाहे लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले किस तरह उसको मुतनाज़ बनाया, उसके बाद सारा प्रोसेस कैसे हो गया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखें। दोनों जरदारी और नवाज शरीफ ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये अपना आर्मी चीफ रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती से पहले यह मामला था कि न्यूट्रल रहने का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की क़यादत ये मुतालबा कर रही है कि अब न्यूट्रल ही रहना, यानी इस स्टार से भी पीछे हटे हुए हैं। रावलपिंडी का रुख किया है, लेकिन रावलपिंडी का रुख किस लिए है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, किस टारगेट को हिट करना चाहते हैं और हासिल क्या करना और क्या उसमें कामयाब भी हो पाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। बात करेंगे इस वक्त फोकल पर्सन इमरान खान और रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये रावलपिंडी क्यों आ रहे हैं आप? आपने देखा कि पिछले 6-7 महीने से जो खान साहब ने जब ये बैरूनी साजिश के साथ एक हमारे यहाँ मीर जाफर और मीर सादक के साथ मिलके जो इनकी गवर्नमेंट गिराई गई, रजीम चेंज हुआ, उसके रिस्पांस में उन्होंने पूरे मुल्क में जो जलसे और रैली पूरा मन सब कुछ, और फिर 37 इलेक्शन में से 29 जो जीते हैं, ये जो हकीकी आजादी की जो मूवमेंट है उसका ये एक और रेफरेंडम है कल जो होगा पिंडी में। नहीं, ये मीर जाफर मीर सादिक की जो बात आप कर रहे हैं, ये तो इमरान खान खुद कह चुके हैं। ये अगर आपका हवाला एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है तो वो तो खुद कह गए कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं था। नहीं, देखिए रेहान के मुल्क के अंदर एक सिटिंग गवर्नमेंट जो 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पे जा रही थी, खान साहब ने बताया कि अगर इस तरह की साजिश हो रही है तो ये जो है संभाली नहीं जाएगी इकोनॉमी पाकिस्तान की। आपका स्टांस वो है जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि रोक तो सकते थे ना, यानी आप उस वक्त ये कह रहे थे कि वो जो इंटरफेरेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब मेरा सवाल बड़ा सादा सा सलमान साहब कि रावलपिंडी आने का मकसद क्या है, रावलपिंडी आ क्यों रहे हैं कल? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक रेफरेंडम, जितनी दुनिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, वो ये बताना बार बार, देखिए उन्होंने पिछले 6 से 7 महीने में लोगों ने पुरअमन तरीके से इमरान खान का साथ दिया और कहा है कि हमें इस मुल्क में जो इक़्तिदार में आए वो अवाम की चॉइस होनी चाहिए। नहीं, इमरान खान ये समझते हैं, आप समेत इमरान खान ये समझते हैं कि इलेक्शंस की तारीख रावलपिंडी से मिलेगी? नहीं, देखिए ये तो पाकिस्तान में खान साहब ने 60 के करीब जलसे किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये कल का भी आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो सिर्फ 20 मील की है इस्लामाबाद में, बाकी पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, ये खान साहब की गवर्नेंस के अंदर है। तो वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को उन्होंने बुलाया था। मुझे नहीं पता सर कि ये एहतजाज है, धरना है, रैली है, जलसा है, क्या है, लेकिन कुछ भी है, ये है रावलपिंडी में। बड़ा सिंबॉलिक है ये मकाम रावलपिंडी का, जहां आपकी अपनी हुकूमत है। अगर आपने वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करना था, धरना देना था, जलसा करना था, आप इस्लामाबाद में करते थे। रावलपिंडी में करने की क्या वजह है? क्या रावलपिंडी से तारीख मिलने की तवक्को है आपको? रेहान, देखिए आपको इस मुल्क के पावर डायनामिक्स का पता है। पावर डायनामिक्स में ये बहुत सारे हिस्से हैं। खान साहब वही बात जो लॉन्ग मार्च पे जब वो उन पे कातिलाना हमला हुआ 3 नवंबर को, वही जो बात उस वक्त कह रहे थे कि पूरी अवाम, मतलब कि वो तो जीटी रोड पे हम निकले थे अक्टूबर में। नहीं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल ना। अभी खान साहब एफआईआर कटवाने के लिए तो रावलपिंडी नहीं आ रहे, आपके बकौल वो इलेक्शंस की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। और सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि इलेक्शंस की तारीख रावलपिंडी से मिलेगी क्या? देखिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी जिक्र किया है ना, वो फिर उसको नोटिस पे लेके आएंगे कि अगर इस मुल्क के अंदर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
FIR नहीं कटवा सकता। अगर अरशद शरीफ ये किसके नोटिस में लेके आना चाहते हैं वो? जी, ये किसके नोटिस में लाना चाहते हैं? देखिए जमहूरियत के अंदर क्या होता है, लोग जब एहतजाज करते हैं तो जो पावर्स दैट बी है उनको भी बताना चाहते हैं ना। नहीं, लेकिन सलमान साहब, जो पावर्स दैट बी हैं वो तो ये कह चुके हैं कि हमने गुज़श्ता साल फरवरी में ये तय कर लिया था कि हमने ये पॉलिटिकल रहना है, हमने सियासत में इंटरवीन नहीं करना है, तो इदारा तो न्यूट्रल है सर। रेहान देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए ना अपने FIR में, जिसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और तीसरा जो है वो मेजर जनरल। ठीक है, ये खान साहब कहेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 23 दिन के बाद वो उनको गोलियां लगी हुई हैं और वो निकाली गई हैं गोलियां, लेकिन वो जख्म तो अभी भी हैं। ये किससे चाहिए? सवाल मेरा वही है, FIR कटवाना मकसद नहीं है, 23 रोज के बाद जिसके दर पर दस्तक देना है वो इलेक्शंस के लिए है ना सर। तो राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शंस आपकी तारीख रावलपिंडी से नहीं मिलेगी, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मिलेगी, हुकूमत से मिलेगी। आप बैठिए, शहबाज शरीफ भी तैयार है, नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आप चाहे मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठा देते हैं, PDM हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा आपको। जो लोग मुलव्वज़ हों एक कत्ल के, अब देखे ना, ये तो तारीख है, आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की तारीख है कि मॉडल टाउन मैसेकर उनकी गवर्नेंस के नीचे हुआ और उसका कुछ भी नहीं बना। फिर उनकी हिस्ट्री है जुडिशियल मर्डर्स की, उसका कुछ भी नहीं बना। सलमान साहब, दुनिया भर के अंदर किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात की मेज पर होता है, बड़ी से बड़ी जंगें भी मुज़ाकरात की मेज पर खत्म होती हैं। अगर मुज़ाकरात वाला टोन और टेनर नहीं होगा तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। भाई रेहान देखें कि खान साहब ने बार बार कहा है कि जो भी मैं कुछ करूंगा वो आईन और कानून के दायरे में रह के करूंगा, पूरा अमन होगा। आपने देखा पिछले 6-7 महीने में उन्होंने जितने जलसे किए हैं, जितने ये लॉन्ग मार्च किए, हमारे साथ कौन कौन था? मैं तो 15 घंटे सड़कों पे था खान साहब के साथ 25 मई को, जब ये तशद्दुद किया इन्होंने राना सनाउल्लाह ने। सलमान साहब, एक चीज क्योंकि आप एहतजाज करने चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी इंफॉर्मेशन भी है कि ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज नाउ, ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। जो मामला पहले थे, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी, 18 का इलेक्शन हो, वो 13 का इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन हो, किसी भी किस्म की मुदाखलत हो, वो सब अब खत्म हो चुका है। थिंग्स हैव चेंज नाउ, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा, आपको असेंबली में आना पड़ेगा। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, आपको इलेक्शन फ्रेमवर्क वहीं से मिलेगा सर, वहीं बैठकर कंसेंसस के साथ तय करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। रेहान, मैं तो आपको वही चीज रिपीट करूंगा जो चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी। ये किसी एक माइलस्टोन के लिए नहीं है कि हमने इक़्तिदार में आना है, ये हमेशा चलती जाएगी। क्यों? ठीक सलमान साहब, लास्टली मेरा बड़ा सादा सा इस पे एनालिसिस भी है, सवाल भी समझ लीजिएगा। साइफर जब आउस्टर हुआ, गवर्नमेंट का एक साइफर लहराया गया, उसके बाद पता चला कि मामला साइफर से आगे बढ़ गया है। साइफर कोई मामला नहीं था, अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक हमने ये सुना कि एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस नहीं थी तो कम से कम रोक तो सकते थे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था, खान साहब डटे हुए थे, अल्टीमेटली वो भी हो गई। अब वो कौन सा नैरेटिव है? तमाम बयानिए उनमें नाकामी के बाद, पिट जाने के बाद, किस नैरेटिव? क्या वो स्क्वीज हो गया है, नैरो डाउन हो गया है सिर्फ इस FIR के ऊपर? रेहान, खान साहब ने बार बार ये अभी जो फाइनेंशियल पोस्ट को भी जो इंटरव्यू दिया, जो अभी उन्होंने पियर्स मॉर्गन को भी इंटरव्यू, जो बैरून मुल्क की मीडिया है, उनको क्लियर साफ साफ कहा, CNN को उन्होंने साफ साफ कहा कि डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को जो बातें कही वो उस साइफर के अंदर सब कुछ जो है खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, वो खत अभी तक खोला ही नहीं है उन्होंने। वो तो पूरे उसके ऊपर बैठे हैं कि ये बात शुरू यहाँ से हुई थी साइफर से, लेकिन उन्होंने कहा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसको हटाने के लिए सिर्फ एक है, फ्री फेयर इलेक्शन, कि अवाम जो है वो फैसला करे कि इक़्तिदार में कौन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद साहब फोकल पर्सन है, इमरान खान साहब के रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। अब बात समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए फेस सेविंग क्या होगी। कल पहुंचेंगे, जलसा होगा, धरना होगा, रैली होगी, तकरीर होगी, ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म कहाँ होगी, फेस सेविंग क्या होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, फैसल वोडा के सर पर लटकती ताहयात नाहली की तलवार तो हट गई है, क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए सिग्नल है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। सियासतदानों के सरों पर चलने वाली और मुताद्दिद के सरों पर लटकने वाली नाअहली की तलवार अब अपनी मियाद में वापस जाती दिखाई दे रही है। सियासतदानों की नाकामी का यह वक्त की जरूरत उनकी जानिब से ऐसे खौफनाक कवानीन के सद्देबाब के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन अब अदालतें इस मामले को टेकअप किए हुए हैं। आला अदालतें इसे ड्रैकोनियन लॉ और सियासतदानों की मौत से तशबीह दे रही हैं। अपने फैसलों के जरिए वो ऐसी मिसाल कायम कर रही हैं कि ताहयात नाअहली की रिवायत खत्म हो, नाअहली बनती भी हो तो उसकी एक हद मुकर्रर हो। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ केस में भी ऐसा ही फैसला सामने आया, जहां अदालत ने न सिर्फ उनकी ताहयात नाअहली को खत्म करते हुए उन पर 5 साल की नाअहली मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक लगाकर एक मिसाल कायम की है, जिससे दूसरे बहुत से सियासतदान भी मुस्तकबिल में मुस्तफीद होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के दौरान फैसल वाडा ने अमरीकी शरीयत से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्तीफा देने के बाद फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया है और फैसल वाडा को अपना इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसल वाडा को आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के लिए भी अहल करार दे दिया है। इस डिसीजन के ऊपर बात करेंगे और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे नवाज शरीफ के ऊपर और जहांगीर तरीन। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून और माविन खुसूसी वज़ीर आज़म इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत की जानिब से फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को 5 साल तक की नाअहली में तब्दील किया गया है। क्या आज अदालत ने एक प्रेसिडेंट सेट किया इस फैसले से? ताहयात नाअहली के जितने भी फैसले अदालत के इससे पहले आए हैं वो सारे गलत थे, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ की भी ताहयात नाअहली है, जिसमें जहांगीर तरीन की भी ताहयात नाअहली है और वो फैसल वाडा की भी ताहयात नाअहली जो है वो गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो उस तरफ अब नहीं जा रहे तो फैसल वाडा की नाअहली भी मैं नहीं समझता कि बनती है, क्योंकि उनके जो फैक्ट्स हैं गालिबन वो एक बॉर्न सिटीजन यानी एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के, और कानून में ड्यूअल नेशनैलिटी पाकिस्तान में रखी जा सकती है। इरफान कादिर साहब, इसमें तो अदालत ने ऑप्शंस 2 दिए थे कि अगर ये कंसीलमेंट का मामला है तो फैसल वाडा अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करेंगे तो हम 63(1)(c लगाएंगे, अदरवाइज 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को बरकरार रखा जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक ऑप्शन या एक फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले के अंदर आ गई है कि मुस्तकबिल के अंदर भी अगर कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी, अगर वो नवाज शरीफ का केस है या वो जहांगीर तरीन साहब वाला केस है, तो उसके अंदर अनकंडीशनल अपॉलॉजी अदालत के सामने अगर रखे तो अदालत ताहयात नाअहली को ख़त्म कर देगी? ऐसे फैसले ही गलत है जहाँ पे ये कहते हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें। ये क्या अपॉलॉजी है जो अदालत फोर्स कर रही है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी करे? खुद अदालत कह रही है कि आप अपॉलोजाइज करें। ये क्या अनकंडीशनल अपॉलॉजी है? ये जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस है हमारी अदालतों की इस मामले में बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से ये ज्यादती हुई है, ये जो 5 साल की भी उनको करार दिया गया ना है। अच्छा, पर्टिकुलरली सर ये जो नवाज शरीफ साहब वाला केस है, जहांगीर तरीन का केस है, इस मामले के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर ये दोनों साहिबान अनकंडीशनल अपॉलॉजी है एज फार एज दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड इसमें रखते हैं तो वो ताहयात नाअहली तो खत्म हो जाएगी। मतलब ये चाहे जाए कि वो करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं या नहीं मांगते हैं। मैंने देखा और नवाज शरीफ साहब का केस तो जब मैं मरियम साहिबा का केस कर रहा था तो बड़े करीब बारीक बीनी से मैंने देखा, वो तो फैसला ही बिल्कुल गलत है सुप्रीम कोर्ट का। और देखे मरियम नवाज के केस में तो साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और मरियम तो एक्विट भी हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बिल्कुल गलत है और मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो पार्लियामान में भी आएंगे और अगर वो मेजॉरिटी पार्टी उनकी हुई या जिसकी भी होगी तो वो आइंदा हुकूमत में भी मियां नवाज शरीफ का एक अहम रोल मैं देख रहा हूँ। इरफान कादिर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यकीनन वो पाकिस्तान आएंगे भी, जैसे फोर्सी किया जा रहा है, प्रैक्टिकली एक्टिव भी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए अदालत से जो कानूनी मामलात हैं वो तो क्लियर कराना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये ताहयात नाअहली का एक बार तो है, तलवार तो लटक रही है। आप देख रहे हैं कि इसी रास्ते ये उतरेगी। मरियम नवाज शरीफ के केस के बाद मियां साहब को फौरन अदालत को खुद चाहिए कि उनको बुलाएं और उनको उस पहले केस को एग्जामिन करें और अगर ये केस बिल्कुल चूंकि ये एक्विटल की तरफ जाएगा, अदालत को खुद चाहिए उनको मियां नवाज शरीफ को बुलाएं और वो जो फैसले हैं उनके जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के उनको कलअदम करार दिए जाए।
ठीक, आपने क्योंकि इस केस को बड़ा करीब से देखा है, एवन फील्ड केस में जिसमें मरियम बीबी की बरियत हुई है, लेकिन मियां साहब के केस में मतलब वो एक नैरेटिव भी है ना कि पनामा नहीं इकामा की बुनियाद पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, तो उसमें एक मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है नाहली वाला, कंसीलमेंट वाला, तो उस मामले को कैसे सेटल होते हुए देखते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली मरियम बीबी के केस के थ्रू नहीं होगा। केस में कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने ये सारे एसेट्स जो है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एक्वायर किए हुए हैं, कोई एविडेंस ही नहीं है। और ये जो सारी मनी ट्रेल है वो मियां शरीफ से रिलेटेड है। उसमें जो शरीफ फैमिली है ये हमेशा से, यानी मियां साहब जब पहली दफा हुकूमत में आए थे उससे भी पहले ये पुरानी फैमिली है, इनके पास तब भी बहुत इनका बड़ा एम्पायर था इत्तेफाक का। तो इन्होंने असल में मियां शरीफ की जो कब्र है उसका ट्रायल कर दिया अदालतों ने, और अदालतें जो है ना वो ज्यादा मीडिया परसेप्शन पे चली गई हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत शदीद गलती हुई है एहतसाब अदालत से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा इरफान साहब, लास्टली क्योंकि अब तो आपका एक पॉलिटिकल रोल भी है, आप वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? मियां साहब कब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मियां साहब जो है उनकी वापस आने में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। और ये जो बातें हो रही हैं कि मियां साहब जो है वो आके तो जमानत अप्लाई करें, ये करें, वो करें, और वो जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है प्लेटलेट्स वगैरह पे, मैं समझता हूँ मियां साहब का बहुत बड़ा हौसला है कि एक गलत फैसले के बावजूद उन्होंने उसको, अदालत की जो साख है उसको खराब नहीं होने दिया, और वो चुप करके बेचारे बाहर चले गए। अब मैं समझता हूँ कि अदालत को चाहिए, खास तौर पे जब मरियम साहिबा के केस में एक्विटल आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुओ मोटो नोटिस ले के मियां साहब को कंफर्ट दें, बुलाएं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये आम एक क्रिमिनल का केस नहीं है जो कि कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है, ये वो केस ही नहीं है। मियां साहब के जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखें। 3-4 दफा उनको मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वो वापस आए, और जब भी आते थे वो जो भी उनके सियासी चपकलिशें थी उसके बाद उनके खिलाफ केसेस बनते थे। इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए कि मियां साहब को फैसिलिटेट करें कि मियां साहब आए और जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो उस मामले की। और चूंकि मरियम एक्विट हो गई हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की ये रिक्वायरमेंट है कि मियां साहब भी एक्विट हो, और मियां साहब मैं आज आपको बताता हूँ कि उन केसेस में एक्विट होंगे। तो इरफान साहब, आप देख रहे हैं कि लीगली कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और पॉलिटिकली भी द ग्राउंड हैज बीन सेट नाउ फॉर मियां साहब के वो वापस आए। नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि इवन जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने बहुत एक्सट्रीम इक़दाम करने की कोशिश की, एक जज साहब ने बेचारों ने, उन्होंने बड़ी बड़ी सख्त बातें जनरल मुशर्रफ के खिलाफ की, तो मैं तब भी उसको भी मैंने नहीं माना था। और मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें तमाम जो हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज है मुख्तलिफ, उन सबको इलेक्शन में आना चाहिए और सब इलेक्शन लड़े। और ये जो कुछ लोगों को गलत फैसलों से नाअहल कर दिया, ये नाअहलियां जो है ये बिल्कुल फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए, और ये अगले 1 माह के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी मुनासिब है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को पॉलिटिकल फील्ड में कंटेस्ट करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। बस वन लाइनर आपका, आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिसंबर 2022 में मियां साहब वापस आ जाएंगे, आपको लग रहा है कि अगले महीने ही ऐसा होगा या 2-3 महीने बाद मियां साहब की वापसी एक्सपेक्टेड है? देखिए, मियां साहब अगर हम पाकिस्तान के कानून को देखें और अगर हम देखें कि जायज बात क्या है, तो मियां साहब को तो आज के दिन पाकिस्तान में खुद बुलाना चाहिए था अदालतों को, और वो केस को खत्म हो जाना चाहिए तब तक। मरियम साहिबा के केस के बाद कोई जवाब ही नहीं है कि मियां साहब एक्विट न हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अब वापस आने में भी कोई अमर माने नहीं है, वो 1 महीने बाद आए या अगले 2-3 महीने के बाद वापस आ जाए। इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा जो उनके साथ हैं, इस वक्त यूरोप के टूर पे हैं, वो वापस आएंगी। उसके बाद मियां साहब हैज़ टू कम बैक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे वसीम अकरम साहब जो स्विंग के सुल्तान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, साबिक टेस्ट कप्तान, उन्होंने किताब लिखी और उसमें सलीम मलिक से मुताल्लिक कुछ इंकशाफात किए हैं। वो क्या है और सलीम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्रेक के बाद सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की जानिब से लिखी गई किताब में अपने साथी क्रिकेटर्स और कुछ सीनियर्स के बारे में इंकशाफात किए गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बाद खासी कंट्रोवर्सी हो रही है।
स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है कि सलीम मलिक खुद गर्ज और मनफी इंसान है। पहले टूर में सलीम मलिक ने मुझे जूते और कपड़े साफ करने का हुक्म दिया। सलीम मलिक मुझे अपना गुलाम समझते थे। सलीम मलिक चाहते थे कि उनका मसाज भी करूं। स्विंग के सुल्तान ने पीसीबी चेयरमैन को भी आड़े हाथों लिया है। रमीज राजा स्लिप में कैच पकड़ते कम और गिराते ज्यादा थे। रमीज राजा स्लिप में फील्डिंग इसलिए करते थे कि उनके वालिद कमिश्नर थे और मुझे जावेद मियांदाद से मुताल्लिक कुछ अच्छी बातें लिखी हैं कि उन्होंने दरियाफ्त किया और जावेद मियांदाद ने पहले दौरे पर मुझे बैटिंग के लिए पैड्स दिए। मलिक साहब के बारे में जो कुछ कहा है, रमीज राजा साहब से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें की हैं, यकीनन उसको वही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब ने हमें ओवर द फोन ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप कि आपकी नज़र से वो तमाम तर इल्ज़ामात गुजरे होंगे जो वसीम अकरम साहब ने आप पर लगाए हैं, अपनी किताब में उन्होंने दर्ज कर दिया और वो क्लिप्स भी हम दिखा रहे हैं, वो औराक उनकी किताब के जिस पर आपसे मुताल्लिक पर्टिकुलर बात की गई है। वो कहते हैं कि आप एक सेल्फिश यानी खुदगर्ज इंसान थे, नेगेटिव मनफी इंसान थे, फिर आप वसीम अकरम को अपना गुलाम समझते थे, हत्ता कि मसाज तक देने का कहते थे और अपने कपड़े भी धुलवाते थे। इज़ इट ट्रू सलीम मलिक साहब? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है जी इस बात पे। मैंने भी सुना है जी, ये टीवी पे कोई न्यूज़ चल रही थी तो मैंने देखा, तो मैंने वैस को कॉल की थी उनके सेल उस पे व्हाट्सएप पे, तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया है। मैंने भी उनसे ये पूछना चाह रहा था, उनका व्यू लेना चाह रहा था कि ये आपने अगर वाकई लिखा है, मैंने चूँकि बुक नहीं देखी ना, मैं देखूंगा तो फिर उस पर कमेंट करूंगा। और पहले मैं चाह रहा था कि वसीम से मेरी बात हो जाती कि आया किस सेंस में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। और ये कोई, हम पाकिस्तान टूर पे जब जाया करते थे तो हम कोई वो लॉन्ड्री के लिए तो वहाँ मशीनें लगी होती थी, वसीम ने हाथ से तो नहीं कपड़े धोने थे। ये इस किस्म के इल्जामात मुझे लगता है कि मैं भी बुक में कोई पब्लिसिटी लेने के लिए किया, मगर जितनी देर मेरी बात वसीम से या मैं वो बुक नहीं देख लेता, मैं कोई कमेंट ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम कुलीग हैं, हमने बड़ा अच्छा टाइम साथ गुजारा हुआ है। तो किसी के बारे में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता फिलहाल जो कि कंट्रोवर्सी हो जिससे। लेकिन सलीम मलिक साहब, ये किताब आपने नहीं पढ़ी, वो पर्टिकुलर पेज जिसमें आपके बारे में जिक्र है वो भी हम चला भी रहे स्क्रीन पे, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ जो आपसे मुताल्लिक उन्होंने बातें की है। वो लिखते हैं कि ही वॉज अ नेगेटिव, सलीम मलिक वॉज नेगेटिव, सेल्फिश, treated me like a servant, he demanded I massage him, he ordered me to clean his dresses। ये पर्टिकुलर जुमले आपसे मुताल्लिक इस किताब में लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बताइए कि आपसे कितने जूनियर थे वसीम अकरम साहब? और उमूमन ये होता है ना कि जो सीनियर होता है वो जूनियर से अपना क्रिकेटिंग बैग, अपने कपड़े वपड़े, जूते शूते उठवा तो लेता है, ये एक रिवायत तो है वैसे। देखिए, वसीम मेरे से 5 साल जूनियर थे। जब ये टीम में आए थे, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर सेल्फिश या मैं बहुत नफी मन होता तो वसीम तो मेरे अंडर पहला मैच अपना पिंडी में खेले थे, तो मैं इनको बॉलिंग ही नहीं करवाता। इन्होंने तो पहले मैच कप्तानी में 6 आउट किए थे जब ये टीम में फर्स्ट जो टूरिंग टीम थी उसके खिलाफ ये खेले थे। तो ये देखें, किसी का ओपिनियन, आपके बारे में मेरा ओपिनियन कुछ हो सकता है, आपका मेरे बारे में कुछ हो सकता है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, हर इसका अपना ओपिनियन है। मगर जहाँ तक ये कपड़े और मसाज और ये, तो मेरा ख्याल बंदा अपनी इंसल्ट करवाता है ऐसी चीजें कह के। अच्छा, आखिरी बारे में आखिरी जो टूर्नामेंट है, वसीम ये कह रहा है कि मैंने ये कहा है जी, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई, जितनी देर मेरी वसीम से बात नहीं हो जाती, मुझे नहीं पता किस सेंस में उसने लिखा है, या मजाक में लिखा है या कुछ सीरियस है, तो फिर मैं उसका फिर सीरियस जवाब दूंगा। वैसे आखिरी बार आपकी वसीम अकरम साहब से बात कब हुई? देखिए, मेरी बेटी की शादी भी आए थे वसीम, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल साल हो गया मेरी बात नहीं हुई वसीम से। ठीक, और ये अभी हम वैसे वो विजुअल, वसीम लाहौर में नहीं होते, वो कराची जी कराची शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने एक अरसा लाहौर में गुजारा है, फिर उसके बाद वो कराची आइट हो गए। लेकिन सलीम मलिक साहब, आपके दरमियान एक बड़ा देरीना ताल्लुक रहा है, फिर वो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, वो पिक्चर्स खासतौर पे 99 वर्ल्ड कप की, मेरा ख्याल आखिरी टूर्नामेंट वही था जो आपने एक साथ खेला, इकट्ठे खेला है।
और फिर उस 99 नहीं जी, मैं 99 वर्ल्ड कप भी साथ हम थे 99 में। जी वो 92 के बाद। जी 99 की बात कर रहा हूँ, वो हम दिखा भी रहे हैं तस्वीर। 99 का गालिबन आखिरी टूर्नामेंट था और उसके बाद भी एक खासी कंट्रोवर्सी हो गई। फिर जस्टिस क्यूम मलिक की रिपोर्ट भी जो है वो खबरों में रही और फिर आपका भी नाम और वसीम अकरम भी उसमें कहीं ना कहीं थे। तो क्या वहाँ से कोई वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ या पहले ही आपस में कुछ छोटी बहुत कोई नोक झोंक रहती थी? नहीं यार, मेरी तो कभी किसी के साथ नहीं रही इस किस्म की। मेरे सारे कुलीग रहे हैं, मेरे बारे में अच्छा ही कहते हैं। जब भी आपने कभी सुना होगा, मुझे नहीं पता कि चूंकि मेरा तो वसीम हमसाया था, ये मॉडल टाउन में रहते थे और मैं गार्डन टाउन में रहता था। हमारी एक रोड का फर्क था, मुलाकात रहती थी, मैचों के अलावा भी रहती थी। तो मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा जितनी देर मेरी वसीम से बात ना हो जाए या मैं वो देख ना लूं खुद। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें जी, आई हैव टू वाइंड इट अप। सलीम मलिक साहब, प्रोग्राम में वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। सलीम मलिक साहब साबिक टेस्ट कप्तान हैं और वसीम अकरम साहब ने जो उनके बारे में लिखा है, मेरा ख्याल वेरी वाइज फ्रॉम सलीम मलिक साहब की कोई भी बात नहीं करना चाह रहे जब तक वो कहते हैं वसीम अकरम साहब से बात ना हो जाए, उसके बाद ही वो कमेंट देंगे। बल्कि जो कुछ वसीम अकरम साहब ने लिखा है उसके ऊपर तो जो है उसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आखिरी बार 1 साल पहले उनकी गुफ्तगू भी हुई थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा जी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।